students, welcome to Gyanadatti College YouTube channel. BSc second year Statistical and Basics of Thermodynamics paper first unit first कर रहे हैं हम. लास्ट लेक्चर तक हम स्पेसिफिक हीट वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैं वही करवाऊंगी जो आपके पेपर में मेंशन है और सिलेबस में मेंशन है. ठीक है, हम सारे टॉपिक कवर करेंगे जितने आपके एग्जाम में आते हैं और जितने आपके पेपर सिलेबस में मेंशन्ड है. और ये 2 यूनिट्स हम एक साथ चला रहे हैं. टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट यूनिट कंप्लीट चल रही है, सेकंड यूनिट का एक भी टॉपिक नहीं किया हुआ. हम फर्स्ट और सेकंड दोनों यूनिट एक साथ चला रहे हैं. जैसे जैसे टॉपिक आ रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाओ. ठीक है, तो आज हम बिल्कुल नई चीज़ करेंगे. सबसे पहले मैं आपको आज मैं आपको स्टैटिक्स करवाऊंगी. मतलब सांख्यिकी करवाऊंगी. 3 सांख्यिकी आपके पेपर में आती हैं: मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी, फर्मी डिराक सांख्यिकी, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी. ठीक है, तो तीनों में एक समझ लो, बाकी तीनों के आप पॉइंट्स अपने आप समझ जाओगे. ठीक है, जैसे थोड़ा सा उसके अजम्पशंस अलग हैं, बाकी सब सेम है तीनों स्टैट्स का. मैं इसको स्टैट बोलूंगी, इसको एमबी स्टैट बोलते हैं. आज मैं आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट करवा रही हूँ. उससे पहले हम बेसिक टर्म्स करते हैं. ठीक है, कि क्या होते हैं पार्टिकल्स जो होते हैं. देखो जैसे ये स्टैट था, मैंने आपको बोला स्टैट पढ़ोगे तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पढ़ोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी पढ़ोगे. जैसे एग्जांपल में हम चलते हैं कि कोई 2 बॉक्स है हमारे पास. ठीक है, कोई बॉक्स है ए बी, उसके अंदर अपने को क्या करना है, पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, ऐसा ही कुछ स्टैट के अंदर लगातार चलता रहेगा. जैसे टॉपिक आते रहेंगे वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल चलेगा. कि मतलब एक कोई बड़ा सिस्टम उसको छोटे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, जो कि स्टैट की डेफिनेशन ही यही है कि इंसेंबल को पढ़ना, यानी नंबर ऑफ सिस्टम्स को एक साथ पढ़ना. अगर ये नंबर ऑफ सिस्टम को एक साथ ना पढ़ता तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स भी थी, हमारा काम चल रहा था. लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की यही एक कमी थी कि हम एक साथ सिर्फ एक ही सिस्टम को एक टाइम पे पढ़ सकते थे. और स्टैट ने इसी कमी को दूर किया कि हम एक टाइम पे नंबर ऑफ सिस्टम्स, जिसको इंसेंबल बोलते हैं, हम इंसेंबल को पढ़ सकते हैं. तो पार्टिकल्स जैसे मैं ये करवाऊंगी बोस आइंस्टीन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी टर्म्स जो इसके अंदर यूज होती है मैं आपको वो करवा रही हूँ पहले. ठीक है, सबसे पहली जो टर्म आती है वो आता है डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल. देखो ये एक तरीके की एक डेफिनेशन है, एग्जाम में आ भी सकती है 2 नंबर में. डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल. इसको हिंदी में बोलते हैं भेद्य एवं अभेद्य कण. अब ये क्या चीज होती है, देखो नाम से क्लियर है. भेद्य मतलब अपने भेद कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. ऐसे पार्टिकल्स जिनके अंदर हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उन पार्टिकल्स को बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स. हिंदी में बोलते हैं भेद्य कण. तो भेद्य कण आप भेद्य से याद रखो कि हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. जो पार्टिकल, जैसे एक बॉक्स, एक कंटेनर ले लो. ठीक है, आपके पास एक कंटेनर दे दिया, उसके अंदर पार्टिकल डाले हो, कण डाले हुए. ठीक है, अब कण हो सकता है वो कलर के आधार पे, कलर के बेस मान के उसने उसका बताया कि कौन सा पार्टिकल कौन सा. हो सकता है साइज के बेस पे डिफरेंस क्रिएट कर सके. तो ऐसे पार्टिकल्स जिनके अंदर हम डिफरेंस क्रिएट कर सके, मतलब जिनके अंदर हम भेद बता सके कि कौन से पार्टिकल कौन है, तो उनको तो बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स. और इसके जस्ट रिवर्स कि ऐसे कण जिनके अंदर हम भेद ना बता सके उनको बोलते हैं अभेद्य कण या इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स. देखो डिस्टिंग्विशेबल कैसे, जैसे एक कंटेनर अपने पास. ठीक है, अब कंटेनर के अंदर मान लो, ये 1 मिनट रुको, अपने कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स थोड़े से कम लेते हैं. जैसे कि मान लो इस कंटेनर के अंदर अपने पास पार्टिकल है. ठीक है, जैसे एक कंटेनर के अंदर कुछ पार्टिकल डाले हैं. अब ये पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हुए तो मतलब पार्टिकल के अंदर पड़े इस कंटेनर के अंदर, चाहे ये पार्टिकल कहीं भी हो, मान लीजिए ये ए पार्टिकल, आप कहीं पे भी पड़े हुए पार्टिकल को बता दोगे कि ये ए है, और इसको मान लिया बी बोला, इसको मान लिया सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया. इन पार्टिकल्स को, मतलब ऐसे पार्टिकल जो कंटेनर में कहाँ भी पहुंच जाए,
जैसे इसको H दे दिया, इसको I दे दिया। तो ऐसे कण जो कंटेनर में कहाँ पर मर्जी हो, लेकिन हम ये बता सके कि कौन सा कण कौन सा है, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। मतलब किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी सेल में पड़े हुए पार्टिकल को अगर हम बता सकते हैं कि ये पार्टिकल ए है, चाहे वो उसका साइज के देख को बता दो आप, हो सकता है ए पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा, हो सकता है ए पार्टिकल का कोई कलर हो सकता है ए पार्टिकल की कुछ और प्रॉपर्टी हो जो उसको बी से डिफरेंशिएट करे। तो मतलब ऐसे पार्टिकल जिनके अंदर हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल कौन सा है, उसको हम बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। और ऐसे कण जिसके अंदर हम डिफरेंस नहीं बता सकते उनको बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। जैसे कि ये कंटेनर के अंदर पार्टिकल पड़ी है, अब कुछ ए बी सी डी कुछ पार्टिकल आपने डाले, लेकिन पार्टिकल ऐसे हैं कि उनके सबके साइज भी सेम है, कलर भी एक जैसे है। तो इसके बाद आप ये नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा। तो जब आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो तो ऐसे कणों को बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। और जब आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते तो ऐसे कणों को बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। अब इस कंटेनर में पड़े हुए पार्टिकल का साइज भी अगर बाय चांस, मेरे से तो कुछ साइज थोड़े बड़े हो गए मैं मानती हूँ, लेकिन इनका कलर सेम है। जैसे इसके अंदर देखो, मान लिया कोई पार्टिकल इस कलर का था, येलो कलर का था, ठीक है, और कोई और पार्टिकल देख लो वो व्हाइट कलर का हो, तो उसके कलर के बेसिस पे आपने बताया। पेपर में डेफिनेशन आएगी तो ऐसे नहीं लिखना कि ऐसे कण जिसके रंग आकार या कुछ अलग अलग हो, सिर्फ डेफिनेशन में इतना ही लिखना है, बेहते हैं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल जिनके अंदर हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिनको हम बता सकते हैं कि कौन सा कण कौन सा है, तो ऐसे पार्टिकल्स को तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल बोलते हैं। और जिन कणों के अंदर भेद को या मतलब डिफरेंस को हम क्रिएट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि कौन सा पार्टिकल कैसा है, तो उसको हम अभेद्य कण बोलते हैं। जैसे हमने पार्टिकल काफी सारे पार्टिकल्स लिए, कंटेनर में उठा के डाल दिया, अगर आप कंटेनर में देख के बता सकते हो कि कौन सा पार्टिकल कौन सा, तो वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होगा। अगर आप नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता पाओगे कि हो सकता है उन पार्टिकल का साइज सेम हो सकता है उन पार्टिकल का कलर भी सेम हो, तो जब आप डिफरेंस नहीं बता सकते तब आप उनको इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल बोलोगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपके पास चीनी और ले लो किसी और चीज का कोई कलरफुल चीज ले लेते हैं, जैसे चीनी और मिट्टी ले लो, ठीक है, इसको आपस में मिक्स कर दिया, तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद भी आप किसी पार्टिकल को देख के बता सकते हो कि ये मिट्टी का कण है, और चीनी के उस पीस को देख के बता सकते हो कि ये चीनी है। तो ऐसे पार्टिकल्स को तो डिस्टिंग्विशेबल बोलेंगे। और ऐसे पार्टिकल जिनके अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे पिसी हुई चीनी ले लो, नमक ले लो, इन दोनों को मिक्स करने के बाद कुछ टाइम के बाद आप उसको देख के नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल कौन सा है, मिक्स करने के बाद, तो ऐसे पार्टिकल को इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन में यही लिखना है, ऐसे कण जिनके अंदर हम बता सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल कौन सा, मतलब उनके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे पार्टिकल को बोलेंगे डिस्टिंग्विशेबल। नाम से भी क्लियर है, भेद्य मतलब भेद मतलब आप विभेद कर दो कि कौन सा कण कौन सा है, तो उसको डिस्टिंग्विशेबल बोलेंगे। और जब आप भेद नहीं कर सकते तो उसको आप इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स बोलोगे, ठीक है। अब पार्टिकल आप तो अभी जो बहुत साइंस स्ट्रीम है जो भी स्टार्ट आएंगी, जैसे जैसे आगे आएंगी, तो इन्होंने ना अपने अपने अजम्पशंस दिए थे, इन्होंने माने थे कि पार्टिकल कैसे होंगे। उन्होंने अपनी अजम्पशन में माना था कि सिस्टम लिया, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये हर टॉपिक में ऐसे ही करेंगे, तीनों स्टैट जो इसके अंदर ऐसा है कि एक बड़ा सिस्टम लिया जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल, उसको सेल्स में बदल दिया, तोड़ दिया, मतलब, ठीक है। तो स्टैट की जो डेफिनेशन थी कि नंबर ऑफ सिस्टम्स को या इंसेम्बल को एक साथ पढ़ना, तो वो उसने कर दिया कि उसने बड़े सिस्टम को सेल में तोड़ दिया, कि मतलब स्टैट की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि एक बड़े सिस्टम को ना पढ़ के मल्टीपल ऑफ सिस्टम्स को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तो हर में यही करेंगे कि बड़ा सिस्टम लिया, उसको सेल्स में कन्वर्ट कर दिया, आगे सेल्स को सब सेल्स में बांट दिया, जिसको आप डीजेनरेसी बोलते हो। डीजेनरेसी क्या होती है, किसी एक सेल को और फर्दर डिवाइडेशन करते रहते हैं, हम आपको पहले भी बता चुकी हूँ जी है। डीजेनरेसी जब अपने शायद मोनोएटॉमिक गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट कर रहे थे, तब मैंने इसके पीछे वाले टॉपिक में भी आपको यही करवाया था, जब मैंने डेंसिटी ऑफ स्टेट फाइंड आउट करवाया था, और जब मैंने आपको मोनोएटॉमिक गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट किया था, तब भी हम इसका यूज किया था। मैंने वहाँ पे भी इसको आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। तो सेल्स को आगे फर्दर डिवाइड कर देंगे, बस इसके अंदर क्या कहेंगे कि वो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल चेंज कर देंगे। किसी में कहेंगे कि कण कैसे हैं,
डिस्टिंग्विशेबल है, कोई स्टैट में ये बेस लिया होगा, जैसे किसी अब मैक्सवेल कराऊंगे तो मैक्सवेल ने लिया कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, बोस-आइंस्टीन ने लिया कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। तो इन्होंने पार्टिकल जैसे लिया उसके बेस पे अपने अपने पार्टिकल्स को नाम दिया। पार्टिकल ऐसे होते हैं, कईयों ने तो जैसे किसी ने बोस-आइंस्टीन ने लिया कि उनका जो स्पिन है वो हाफ हो, ठीक है। अब स्पिन जो होता है आपने पढ़ा हुआ है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ये चीजें एक बार थोड़ी सी अलग है, मैं आपको बता रही हूँ, एक मिनट। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि किसी भी ऐसे ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, पहले आप ऐसे करते हो, फिर माइनस हाफ जाता है, अब लास्ट में जैसा इलेक्ट्रॉन गया होता है, माइनस हाफ गया प्लस हाफ गया, उस हिसाब से आप स्पिन बताते हो, प्लस हाफ या माइनस हाफ आती है। अब यहाँ पे तो इसका जो एक तरीके से बोलते हैं स्पिन कंप्लीट है, तो ये प्लस हाफ की स्टेट में होता है और ये माइनस हाफ में होता है। ऐसे करके आप स्पिन बताते हो। तो स्पिन ऑफ पार्टिकल्स एक सिर्फ प्लस या माइनस हाफ नहीं होता, पार्टिकल का स्पिन भी अलग अलग होता है। पार्टिकल का स्पिन 0, 1, 2, 3 या प्लस हाफ, माइनस हाफ, या 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल सिर्फ इतनी पार्टिकल्स नहीं होते जितनी अपने को पता होती है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ये खैर आपके अभी नहीं लगे हुए एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये एमएससी में लगते हैं। तो पार्टिकल बहुत टाइप के होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, ब्यूटी क्वार्क, बोसोन्स, पायोन्स, ईटा पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, उस हिसाब से स्पिन भी अलग अलग होती है। तो ये स्टैट उन्हीं को बेस लेके मानना है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को, कि पार्टिकल का स्पिन भी कैसा हो सकता है और डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल। अभी के लिए आप सिर्फ डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल की डेफिनेशन याद रखो और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। मैं स्टैट लिख रही हूँ, स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। तो देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट में हमारे कुछ अजम्पशंस हैं। देखो हर स्टैट अगर अलग है तो वो अपने अजम्पशंस के बेसिस पे है। इसको आप क्लासिकल स्टैट भी बोल सकते हो, चिरसम्मत सांख्यिकी भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके जो अजम्पशन थे वो क्लासिकल फिजिक्स को लेके माने थे, ठीक है। इसको आप एमबी स्टैट भी बोल सकते हो। देखो टॉपिक पेपर में डायरेक्ट टॉपिक आएंगे, अभी मैं आपको शायद नहीं पता चल रहा होगा अपने क्या कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक शुरू होगा आपको समझ आ जाएगा कि अपने क्या कर रहे हैं। उस बेस पे आपको समझ आएगा कि अपने किस तरीके से सांख्यिकी या स्टैट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस पार्टिकल दो तरीके के ध्यान रखो, एक तो पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, भेद्य और अभेद्य। भेद्य हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, अभेद्य हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। और दूसरा, हम जितना हमें पता था कि स्पिन प्लस माइनस हाफ होता है, तो स्पिन प्लस माइनस हाफ ना होके 0, 1, 2, 3 सो ऑन p/q की फॉर्म में भी हो सकता है। स्पिन 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पिन प्लस माइनस हाफ ना होके अलग अलग हो सकता है। तो जो अलग अलग स्टैट आई थी उस बेस पे अलग अलग पार्टिकल्स लिए थे और जिनके अजम्पशंस के बेसिस पे वो स्टैट थोड़ी थोड़ी अलग हुई थी। जैसे जैसे करने आपको पता चलेगा। देखो मैं आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट या एमबी स्टैट आपके पेपर में लिखा आ सकता है, एमबी सांख्यिकी को बताइए या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी को बताइए या चिरसम्मत सांख्यिकी को बताइए। ये क्लासिकल फिजिक्स है क्योंकि इसकी अजम्पशंस क्लासिकल फिजिक्स को बेस मान के किए गए थे। पेपर में क्लासिकल फिजिक्स नाम से आने के चांसेस नहीं है, एमबी स्टैट या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट के नाम से डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो देखो इसने जो पहला अपना अजम्पशन माना था इसने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने, तो वो क्या था? एमबी स्टैट में सबसे पहली चीज मानी थी कि पार्टिकल जो होंगे उनका स्पिन को हिंदी में बोलते हैं चक्रण, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या चीज मानी थी एमबी ने क्लासिकल फिजिक्स में? उस टाइम पे जो पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे नहीं मतलब खोज कर लिए गए थे, सबके सब पार्टिकल डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उस टाइम हमें पता था स्पिन कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने अपना पहला असम्पशन माना था कि जो कण लिए हैं, देखो स्टैट पढ़ रहे हैं, हमें कण पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूशन देखना और फिर देखने की उनकी एनर्जी कैसी है, ठीक है। पहला जो उसका पॉइंट था उसने माना था कि स्पिन कुछ भी हो सकता है। एक बार और थोड़ी सी चीज मैं आपको बताती हूँ, वो रह गई है। देखो ये स्टैट आई क्यों, मैं ये बता रही हूँ आपको पहले, ठीक है। ये स्पिन वाली लाइन एक बार छोड़ते हैं, अपने पहले देखते हैं कि स्टैट ही क्यों आई हमारे पास, अपने वो देखते हैं। देखो हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट, फर्मी डिराक स्टैट या बोस-आइंस्टीन स्टैट, इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी?
वो आपको मैं बताती हूँ। देखो पहले क्या था, ये मान लो अपने पास कोई दो कंटेनर है, ठीक है, कोई दो पात्र है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई गैस है, गैस के जो अणु है उनको मैं पार्टिकल्स समझ लूँ, ठीक है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, इस भी कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है। अब देखो क्या किया, देखते हैं अपने कि मान लिया कि मैंने इस पार्टिकल, इस गैस का जो कंटेनर है इसका मैंने टेम्परेचर रख दिया 400 केल्विन तक पहुंचा दिया, और ये वाली जो गैस है इसका मैंने गैस का टेम्परेचर कर दिया 600 केल्विन। अब 400 से 600 क्या ज्यादा है, 400 इज लेस देन 600 कर सकते हैं क्योंकि ये है भी यही। अब देखो एक कंटेनर का तो टेम्परेचर 400 केल्विन है, दूसरे कंटेनर का टेम्परेचर कितना है, 600 केल्विन। तो अब देखो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जैसे इनको हीट दी, इनको एनर्जी दी, पार्टिकल्स के पास एनर्जी आएगी, अणुओं के पास ऊर्जा आएगी, वो आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो मतलब टेम्परेचर बढ़ा, इनकी एनर्जी बढ़ी, यही होता है, यही चीज होती है। जिनके पास, जिन पार्टिकल्स को ज्यादा टेम्परेचर देंगे उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी तो वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दिखाएंगे और ज्यादा टकराएंगे, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ है कि E1, ठीक है, और इन पार्टिकल्स को इनका एनर्जी और भी ज्यादा, इनको और भी ज्यादा टेम्परेचर दिया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कोई E2 है, ठीक है। अब देखो जिस कंटेनर की एनर्जी, जिस कंटेनर का टेम्परेचर ज्यादा है उस कंटेनर की एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो मतलब टेम्परेचर के बेस पे तो हम ये बता सकते हैं टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मैं ये लिख सकती हूँ। अब मैंने देखो ये क्यों लिखा, देखो जिस कंटेनर का टेम्परेचर ज्यादा उस गैस के अणुओं के पास ऊर्जा ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा तो वो पता है अपने को वो एनर्जी किसकी फॉर्म में यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज करेंगे तो वो टकराएंगे, जितनी ज्यादा इनको हीट मिलती जा रही है उतनी ज्यादा पार्टिकल टक्कर करेगा, उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टेम्परेचर के बेस पे हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि किस कंटेनर का, किस गैस के अणुओं का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है ना, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से हम ये नहीं बता सकते कि पार्टिकल्स को एनर्जी मिली किस तरीके से। तो ये जो स्टैट आई थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट हो, चाहे बोस आइंस्टीन हो, चाहे फर्मी डिराक हो, ये इसी बेसिस पे आई थी कि टेम्परेचर तो हमें सिर्फ ये चीज बता सकता है कि पार्टिकल जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी गैस में अपने को पता है पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेते हैं, क्यों जीरो लेते हैं, क्योंकि आइडियल गैस का केस लेके चलते होते तो उस टाइम अणुओं के बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन ही नहीं होता, अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गति करते रहेंगे, तो उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टेम्परेचर के बेस पे हम ये बता सकते हैं टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कम काइनेटिक एनर्जी कम, लेकिन टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पे हम ये नहीं बता सकते कि किस पार्टिकल को कितनी एनर्जी मिली है। तो ये जो तीनों स्टेट है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को बताते हैं कि कणों को जो हीट हम दे रहे हैं, जो ऊर्जा मिल रही है वो किस तरीके से वितरित है, ये देखने के लिए ये तीनों स्टेट आई थी। क्योंकि जब पहले अपने को पता था कि टेम्परेचर से तो हमें ये पता चलता है टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कम काइनेटिक एनर्जी कम, लेकिन किस अणु के पास या किस कण के पास ऊर्जा कितनी है ये नहीं बता सकते। तो ये बताने के लिए ये तीनों स्टेट आई थी कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होती है। तो अलग अलग के लिए, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग तरीके से आई थी, ठीक है। तो ये इसका बेसिक होता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या फर्मी डिराक स्टैट हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, अब इसके अजम्पशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अजम्पशन, स्पिन ने क्या माना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज इसने क्या मानी, पार्टिकल्स कैसे हैं, होंगे डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि भेद्य कण। तीसरी चीज इसने क्या मानी थी कि पार्टिकल कैसे होंगे, देखो आइडेंटिकल होना पार्टिकल सबने माना था, आइडेंटिकल कैसे होंगे कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान करना, अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है तो वो आइडेंटिकल भी होंगे, आइडेंटिकल पार्टिकल। और चौथी चीज इसने क्या मानी थी कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स में ये 4 पॉइंट जो थे, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने अपनी स्टैट को यानी पार्टिकल्स कैसे लिए थे, उसने क्या लिया था कि पार्टिकल्स
सारे कैसे होंगे, डिस्टिंग्विशेबल होंगे, मतलब कणों के अंदर भेद को, डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं तो पार्टिकल आइडेंटिकल है, मतलब हर एक कण की आइडेंटिटी है कोई ना कोई, तभी वो आई है, ठीक है। और चौथी चीज इसने क्या मानी थी, स्पिन कुछ भी हो सकता है। ये क्लासिकल बेस था, इसीलिए उन्होंने माना था कि स्पिन किसी पार्टिकल का कितना भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा और मतलब फिजिक्स का इन्वेंशन होता गया वैसे वैसे पता चलता गया कि हर पार्टिकल का स्पिन अलग अलग होता है। जैसे जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपके टॉपिक नहीं है, अगर हो तो आपको पता चले कि स्पिन हर चीज का अलग अलग होता है। तो अभी के लिए आप इतना देखो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने 4 पॉइंट्स माने थे। पहला माना था कि कण कैसा हो, अभेद्य, सॉरी भेद्य, कण कैसे होंगे, भेद्य होंगे। और दूसरी मतलब भेद्य मतलब कि अगर इस कंटेनर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं तो हम कणों को देखकर बता सकते हैं कि ये कोई पार्टिकल ए है, ये कोई बी है, ये कोई सी और ये कोई डी पार्टिकल है, ठीक है। कण कैसे है, भेद्य है, और हर एक पार्टिकल एग्जिस्टेंस में है, इसीलिए पार्टिकल कैसे है, आइडेंटिकल पार्टिकल। और दूसरी चीज इसने क्या मानी कि कणों को वितरण करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब जब मैं एक बड़ा सिस्टम लिया, एन पार्टिकल वाला, उसको मैंने सेल्स पर डिवाइड किया, तब ऐसा नहीं है कि इस सेल में 4 ही आएंगे, इसमें 3 ही आएंगे, इसमें 2 भी आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कोई N1 पार्टिकल आएंगे, इसके अंदर कोई N2 पार्टिकल आएंगे, इसके अंदर कोई N3 पार्टिकल आएंगे, ठीक है। पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर सेल में कितने पार्टिकल डालने हैं ऐसा कुछ भी मेंशन इसने नहीं किया। इसने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि इसके अंदर के सेकंड सेल के अंदर जो हमने बनाया उसके अंदर 5 ही कण डालने, ऐसा इसने कुछ नहीं कहा कि किसी भी पार्टिकल सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं। तो आपको इसके 4 पॉइंट समझ आएंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में। पहला कि स्पिन कुछ भी हो सकता है, दूसरा कण कैसे होंगे, भेद्य होंगे, तीसरा पार्टिकल आइडेंटिकल होंगे, मतलब एग्जिस्टेंस में होंगे, जो पार्टिकल बोले हैं वो इस यूनिवर्स में भी है। तीसरी चीज, चौथी चीज क्या मानी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि हम बड़ा सिस्टम लेंगे उसको सेल्स में डिवाइड करेंगे तो स्टैट की जो चीज है उसको फॉलो करने के लिए, और उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब किसी सेल के अंदर कितने कण डालने ऐसा कुछ भी इसने मेंशन नहीं किया। तो मतलब 4 इसके असम्पशंस थे। तो फिर देखो, तो अपना स्टैट का काम क्या, एक बड़ा सिस्टम लिया, ठीक है, उसको हमने क्या किया, आगे सेल्स में डिवाइड कर दिया। मान लिया कि कोई हमारे पास बड़ा सिस्टम जिसके अंदर n पार्टिकल है, ठीक है, और उस सिस्टम को 1 2 3 सो ऑन करके सेल के अंदर डिवाइड कर दिया। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिकाएं, लेकिन आप कोशिकाएं ना बोल के आप सेल बोलोगे। वैसे इसको कंपार्टमेंट्स भी बोलते हैं पर सेल ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो जैसा स्टैट की डेफिनेशन थी कि बड़े सिस्टम को छोटे सिस्टम में पढ़ना, मतलब 1 2 3 4 5 काफी सारे सिस्टम्स को एक साथ पढ़ना, मतलब स्टैट के हिसाब से इंसेम्बल को या नंबर ऑफ सिस्टम्स को एक साथ पढ़ने वाली चीज यहाँ पे सेटिस्फाई हुई। तो दूसरी चीज इसने क्या मानी कि n नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 3 4 कुछ सेल्स में डिवाइड किया, तो हर एक सेल में मान लिया फर्स्ट सेल में कोई N1 पार्टिकल, सेकंड में कोई N2, थर्ड सेल में कोई N3 एंड सो ऑन करके पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। ये किसने माना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट ने। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैट में अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, और वो कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगी। देखो हर एक सिस्टम में जब आप स्टार्ट करोगे तो ये चीज सेम रहेगी कि एक सिस्टम है जिसके अंदर n पार्टिकल, और सिस्टम को सेल में डिवाइड किया, 1 2 3 4 कुछ सेल्स में है, और उन सेल्स में n1 n2 n3 पार्टिकल्स गए। फिर आप लगाते हो कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स, मैं आपको ये करवा चुकी हूँ। हर एक स्टैट को करने के स्टेप सेम है, बस मानने का तरीका अलग है। हर किसी साइंटिस्ट की अजम्पशंस अलग थी। कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स, अपने को पता है कि बड़े सिस्टम n है, ठीक है, जिसमें n पार्टिकल्स, उसको मैंने n1 n2 n3 सो ऑन करके अलग अलग पार्टिकल डाले, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसमें भी n1 आएंगे, इसमें भी n1, इसमें भी n1, इसमें भी n1, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी सेल में कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स से मुझे पता है कि n टोटल नंबर पार्टिकल है वो किसके इक्वल होंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन, जितने सेल्स जाएंगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाएंगे। यानी कि मैं कैपिटल N को क्या लिख सकती हूँ, समीशन ऑफ ni लिख सकती हूँ, वेयर i इज इक्वल्स टू 1 to n ले लो, ठीक है, n तक जा रहे हैं बाय चांस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऐसे आएंगे। अब मैं अगर मैं डेल्टा n लूँ, इसका मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएशन करूँ, तो समीशन ऑफ डेल्टा n क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगी, बड़े सेल में कितने पार्टिकल अपने को पता है। तो अगर किसी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो कितना आता है, 0। मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये आगे यूज में आएंगे, ठीक है।
तो ये चीज आपके लिए हर सिस्टम में कॉमन रहेंगी। और वैसे अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n इज इक्वल टू समीशन ऑफ n नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेल के अंदर सिस्टम के अंदर कितने हमें पता है, तो डेल्टा n भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। दूसरी चीज देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैं आपको ये करवा चुकी हूँ। मैंने आपको क्या बताया था उस टाइम की एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन बात ये कि अपने को ये आगे यूज आते हैं, इसीलिए मैंने आपको करवाया था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मुझे पता है E इज इक्वल टू क्या आएगा, N1 E1, क्योंकि E1 जो सेल थी, पहली जो सेल थी उसमें एनर्जी की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि कण आपस में टकराएंगे करेंगे, तो मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो E इज इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 प्लस सो ऑन, यानी कि E इज इक्वल्स टू ऐसे लिख सकती हूँ समीशन ऑफ Ni EI, वेयर I इज इक्वल्स टू 1 to जितने हमने सेल्स लिए। अब मेरे को पता है मैं डेल्टा E करूँ, इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगी, टोटल सिस्टम की एनर्जी की जो भी वैल्यू आएगी, एनर्जी की वैल्यू आएगी, तो मतलब वो कांस्टेंट है। देन मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा E इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ डेल्टा Ni इंटू EI, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करो क्या होता है, 0 आता है। तो ये चीज आपको सब में सेम दिखनी है, बस ये चीज बदलेंगे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ये माना, बोस आइंस्टीन आएगी तो उसने कुछ अलग माना होगा, अगले ने कुछ अलग माना, फर्मी डिराक ने। तो बोस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या माना, स्पिन कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल कैसे होंगे, डिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे, मतलब जितने भी पार्टिकल हैं वो एग्जिस्टेंस में है और किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनके ये बेस माना था, उसी के हिसाब से उन्होंने सेल में डिवाइड किया और देखना क्या है कि एनर्जी कितनी मिलती है किसी पार्टिकल को, वो देखने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया। फिर आप हर किसी में ये लिखोगे कि मान लिया एक सिस्टम है जिसके अंदर n कण है और उस सिस्टम को क्या किया, आगे सेल्स में डिवाइड कर दिया 1 2 3 सो ऑन, और सेल के अंदर मान लिया पहली सेल के अंदर n1 पार्टिकल, दूसरी में n2, तीसरी के अंदर n3 एंड सो ऑन पार्टिकल डाले। तो अपने को पता है कि एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंजर्व रहेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकल्स से कैपिटल N की वैल्यू ये है, डेल्टा M, क्योंकि N कांस्टेंट था तो वो 0, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इतना पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये सब में सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि चाहे वो कैसे भी पार्टिकल ले ले, स्पिन कैसे भी ले ले, लेकिन अगर एक बड़े सिस्टम को छोटे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हर बार कांस्टेंट रहने वाले हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ साथ एनर्जी की भी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी तो वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो देखो अब क्या करना है, अपने अगर निकाल ले कि मेरे को पता है कि हम स्टैट पढ़ते हैं तो अपने पर्टिकुलर तो ये नहीं बता सकते कि किसी के पास कितनी ऊर्जा है, जब अपने पास ऐसा नहीं होता तो हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि ऐसा हो सकता है इसके पास इतनी ऊर्जा हो। अगर हम प्रोबेबिलिटी लेके चले तो हम बता पाएंगे कि कैसे किसके पास कितनी एनर्जी आएगी। ये तीनों को करने का एक ही तरीका था, लेकिन कण अलग अलग थे, ठीक है। तो अब मान लिया कि जब उसको सेल्स में डिवाइड किया तो हर एक सेल में, जैसे कि ये यहाँ पे देखते हैं एन पार्टिकल वाले सिस्टम को जब मैंने सेल्स में डिवाइड किया तो मान लिया इन सेल्स को आगे और डिवाइड किया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इनकी डीजनरेसी। मान लिया कि किसी सेल को G1 सेल को किसी में कन्वर्ट किया, G3, 3 सब सेल्स बनाए, इसमें कुछ सब सेल्स बनाई, मतलब इसमें कोई टोटल सब सेल में मान लूं Gi सेल्स बनाई है, सब सेल बनाई है, मतलब एक को हमने काफी सारी सेल्स में फर्दर डिवाइड कर दिया एक सेल को, उसको बोलते हैं सब सेल्स या इसको डीजनरेसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे मैं सब सेल बोलूं चाहे डीजनरेसी बोलूं, आप बात वही रहेगी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या माना कि प्रायर प्रोबेबिलिटी आती है Gi की पावर Ni फैक्टोरियल बाई I। मैं ये कैसे आती है मैं आपको बताऊंगी। और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है, एक सूक्ष्म स्थूल अवस्था के संग सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को थर्मोडायनेमिकल ऊष्मागतिक प्रायिकता बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी को मैं प्रोबेब लिख रही हूँ, ठीक है। कैपिटल N फैक्टोरियल आएगा, Ni कैसे होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो फिक्स है, N फैक्टोरियल अपॉन पाई I Ni। अब ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो टोटल प्रोबेबिलिटी जिसको हम W लेते हैं, W इज इक्वल्स टू, या P ले लो, चाहे प्रोबेबिलिटी को P से शो करते हैं, प्रायर प्रोबेब
इंटू थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी, जो कितनी आएगी n फैक्टोरियल अपॉन पाई आई एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई की पावर एन आई पाई आई। देखो ये कैसे आई, स्टार्ट शुरू करोगे ना तो आप सीधा यहाँ से शुरू करना कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन पाई एन आई जी आई की पावर एन आई। ये कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। वैसे अगर आपके एग्जाम में है कि प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो उसकी वैल्यू ये होती है, और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी आपको पता है। पेपर में आप सीधा ये लिखोगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज दिस, जैसे यहाँ पे सारी लाइनें लिख लोगे एनर्जी कंजर्वेशन, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के हिसाब से कुल प्रायिकता एमवी के अकॉर्डिंग कुल प्रायिकता भी टोटल प्रोबेबिलिटी आई कैसी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो ये आपके एग्जाम में नहीं आपको कर रहा, मैं आपको बता रही हूँ कि टोटल प्रोबेबिलिटी आती कैसे है। उसको करने के लिए मान लो कि अपने पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कितने हुए 12 कण होंगे। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने क्या माना था कि कण कैसे होंगे, डिस्टिंग्विशेबल, भेद्य कण, इसीलिए मैंने सारे पार्टिकल को अलग अलग दिखाया, एक कण ए, एक को बी, एक को सी, एक को डी, एक को ई आई तक कुछ कण माने। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये जो थी ना साइंटिस्ट ने, तो मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी करते टाइम एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखोगे टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन पाई एन आई फैक्टोरियल जी आई फैक्टोरियल। पाई का मान आपको पता है, पाई कैसे होता है, जैसे पाई एन आई क्या होगा n1 इंटू n2 इंटू n3 एंड सो ऑन। मैंने आपको यहाँ पे एक बार इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी जब मैंने आपको करवाई है। ठीक है, डेफिनेशंस को आपको याद रखना है। पाई का मतलब ये होता है और समीशन का मतलब क्या होता है, समीशन ऑफ n लिखा होगा कहीं पे n आई, तो उसका मतलब n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन करके होगा। ठीक है, पेपर में ये डायरेक्ट लिखना और ये कैसे है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के हिसाब से कण भेद दिया तो मैंने भेद ले लिए। ठीक है, अब अपने को 12 कणों को मान लिया इन 3 कंटेनर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 3 कोई हमारे पास बॉक्स है जिसके अंदर इन 12 लेटर को डालना है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैसा बॉक्स में कितने पार्टिकल डालने, क्योंकि ये तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने पहले ही बोला देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। मतलब मैं ले लेती हूँ कि मैंने रफली माना एक के अंदर मैंने 3 डाल लिए, इसके अंदर फिर मैंने 4 डाल दिए और बचे हुए 5 पार्टिकल, कितने बचेंगे अब 7 5 12 है ना, बचे हुए 5 पार्टिकल मैंने तीसरे लेटर में तीसरे बॉक्स में डाल दिए। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो कितनी बनेगी, प्रायिकता क्या बनेगी, प्रायिकता तो आपको आती होगी मैथ में 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल पहले बॉक्स में जितने डाले इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल के इक्वल आता है। ठीक है, और अगर आगे ऐसा दिया हो कि इसको मैंने आगे सब सेल में बांट दिया, सब सेल में मतलब ये एक तरीके की सेल है, इस कंटेनर में मैंने 2 पार्ट कर दिए, इस कंटेनर को मैंने जो अगला जो लेटर अपने पास कंटेनर था उसके अंदर मैंने 3 और डिब्बे बना दिए, इसके अंदर मैंने 4 बना दिए। अब पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करें तो मेरे को पता है अगर मेरे को इसके अंदर डालनी है पहले कंटेनर के बाद लिए मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, मैंने आपको बताया कुल प्रायिकता 2 की पावर n होती है। 2 मेरे पास कितने नंबर ऑफ सब सेल्स है, तो मतलब 2 के अंदर मैंने कितने पार्टिकल डालने, 3 डाले, क्योंकि मैंने 3 डाले तो मतलब 2 की पावर n करके 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। इसके अंदर भी मैं अब देखो 3 सब सेल्स हैं तो 3 की पावर n, में 4 पार्टिकल डालूं तो 3 की पावर 4, जब इसके अंदर कणों को डाल के देखोगे ना तो टोटल ऐसे ही आएंगे 3 की पावर 4 करके। और इसके अंदर देखो 4 सब सेल आ गई, 1 2 3 4, कितने कण डाले मैंने तीसरे लेटर के अंदर 1 2 3 4 5 डाले, तो मतलब 4 की पावर 5 केस बनेंगे टोटल प्रायर केसेस। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे देखते हैं। तो अब देखो जब मैंने इसको आगे सेल्स में डिवाइड लगाया तो मेरे को पता टोटल प्रोबेबिलिटी फिर से चेंज होगी, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, मतलब जी आई की पावर एन आई कर दो, जितने जी आई जितनी सब सेल्स हैं उसके पावर उतने पार्टिकल कर दो। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, पाई इसलिए लगाया क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई में चलते रहेंगे, इसी के बेस पे यहाँ पे टोटल आए थे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसके अंदर तो ये कैपिटल एन फैक्टोरियल है जितने टोटल लेटर थे अपने पास, और ये 3 फैक्टोरियल क्या शो कर रहा है कि पहले के अंदर n1 फैक्टोरियल, ठीक है, दूसरे के अंदर जैसे n1 पहले लेटर के अंदर, दूसरे के अंदर n2,
तीसरे के अंदर n3 फैक्टोरियल। तो मेरे पास n1 n2 फैक्टोरियल मिल रहा है, लेकिन कैसे मल्टीप्लाई में बन रहे हैं, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, पाई का मतलब क्या मल्टीप्लाई आता है, पाई ni फैक्टोरियल कर दूं, ni फैक्टोरियल मतलब जब i1 तो n1 फैक्टोरियल, 2 तो 2 फैक्टोरियल, 3 तो 3 फैक्टोरियल इनटू पाई गई gi की पावर ni। जैसे कि मेरे को अगर इसके लिए पहले लेटर के लिए पहले बॉक्स के अंदर मेरे को बनाना हो, जिसको मैंने दो सेल्स में डिवाइड किया, इसके लिए टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 12 फैक्टोरियल कुल कर बटा में 3 फैक्टोरियल इनटू 2 की पावर 3, मतलब दो सब सेल्स और टोटल कितने 3 कण डाल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे अलग अलग आता है। पेपर में ये नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो ये आपको एक बार समझाया कि वो फॉर्मूला कैसे आता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखना होता है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के हिसाब से जो थर्मोडायनामिकल टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वो ये आएगी, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी P is equals to n factorial upon pi I ni factorial into pi I gi की पावर ni। अब देखो, अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी आई है, अपने को इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या ले सकती हूँ, इसको log ले सकती हूँ, मैं log p लूँ, तो इसको सिंपल करने के लिए यहाँ पे क्या बना, log n फैक्टोरियल प्लस log, देखो अब यहाँ पे समीशन, अब पाई है, ठीक है, पाई का मतलब जैसे सिर्फ दो हो, ठीक है, मैं मान लेती हूँ मेरे पास g1 इंटू जी2 है, i इज इक्वल्स टू 1 टू लेके 2 तक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ g1 इंटू जी2, है ना। अब जब मैं इसी का log लूंगी, log g1 इंटू जी2 लूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा, log g1 प्लस log g2 बनेगा, है ना। तो मतलब क्या है, पाई किस में कन्वर्ट हो गया, समीशन में बदल गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे log लेते हैं क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे मैं log gi लिख सकती हूँ ना, पाई किस में कन्वर्ट हुआ, समीशन में, कैसे, जब हमने log लिया, ये चीज आपको समझ आई होगी। पाई का मतलब मैंने मान लिया i इज इक्वल टू 1 टू 2 तक है, मतलब g1 इंटू जी2 है, जब मैं इस टर्म का log लूंगी तो मेरे को पता है log u इंटू v क्या होता है, log u प्लस log v, तो मेरे को देखने में मिला कि समीशन सॉरी पाई किस में कन्वर्ट हुआ, समीशन में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे सीधा समीशन में लिख दूं। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, आप अपनी शीट मतलब नोटबुक में लिखते टाइम साइड में लिख सकते हो इसको। तो ये देखो समीशन, समीशन क्या बनेगा, gi की पावर log gi की पावर ni। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, समीशन log gi की पावर ni, प्लस क्यों आया, क्योंकि ये u इंटू वी बना ऊपर, ठीक है, तो प्लस, अब मैं क्या है, ये u अपॉन v है, तो माइनस log यहाँ वाला भी पाई समीशन में कन्वर्ट ni फैक्टोरियल, फैक्टोरियल चल रहा है ना, तो वैसे के वैसे। अब आपको मैंने एक स्टर्लिंग फॉर्मूला करवाया था, स्टर्लिंग का फॉर्मूला क्या था, इसको क्या बोल सकते हैं, स्टर्लिंग्स फॉर्मूला या स्टर्लिंग्स अप्रोक्सीमेशन। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि log n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, log n log n माइनस n, क्योंकि स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से log x फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है, x log x माइनस x, यही आती है। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे हम यूज करेंगे। आगे इस टॉपिक को यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। देखो आज हमारा फर्स्ट डे था स्टैट को समझने के लिए, इसीलिए थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि आपको हर एक चीज थोड़ी बारीकी से बताना था कि भेद्य या अभेद्य कण क्या होते हैं, भेद्य कण जिनके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सके, अभेद्य जो डिफरेंस नहीं बता सकते। एग्जाम्पल से भी बताया कि शायद वो साइज या किसी भी बेस पे अलग अलग हो सकते हैं। फिर एमपी स्टैट के मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि क्या उसने 4 अजम्पशंस लिए। पेपर में ये चीज तो आपके लिए हर किसी के लिए कॉमन है, क्योंकि स्टार्ट पढ़ रहे हैं सेल, बड़े सेल को छोटे सेल्स में कन्वर्ट करेंगे तभी वो इंसेम्बल बनेगा। और हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कंजर्व रहेंगे उस केस में, और एनर्जी भी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो ये चीज आपके लिए हर किसी में सेम है, और ये आपके लिए ऑप्शनल है। ये आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो पेपर में, अगर नहीं करना चाहते तो मत करना। प्रायर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये होती है, और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी तो आपको मैंने पहले भी बताया, एक सूक्ष्म स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को बोलते हैं।
यहाँ से आप सीधा करोगे तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के हिसाब से कुल प्रायिकता, आगे इसको सॉल्व करना है और मैं आपको कल सॉल्यूशन करवाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल इजी चीज़ है, हर स्टैट में सेम है। तो आज के लिए लेक्चर लंबा ज़रूर हो गया क्योंकि हमारा थोड़ा बेसिक से करना था। कल से ये आप खुद ही घर पे बैठ के भी सॉल्व कर पाओगे अगर एक स्टार्ट कर ली तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।